हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइटी। कल की क्लास में हमने फसल टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को कवर किया था। आज की क्लास में फसल के ये पार्ट 2 है, जिसमें से आज यहाँ पे सिंचाई, साथ में मिट्टी अपर्दन, इनको बहुत ही बेहतर तरीके से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? याद रखिएगा, सिंचाई किसे कहते हैं तो कृत्रिम विधियों द्वारा फसलों के वृद्धि एवं उपज बढ़ाने के लिए जल का जो प्रयोग किया जाता है उसे सिंचाई कहते हैं। सब लोगों ने सिंचाई नाम तो सुना ही है, किंतु इसकी जो परिभाषा है वो याद रखिएगा। इस प्रकार से परिभाषा रहेगी, यदि अपने ओर से बनाएंगे कि जब खेत की मिट्टी सूख जाती है तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए उसमें पानी लगाया जाता है तो उसे सिंचाई कहते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, किंतु इसमें आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। जो यहाँ पे इसकी परिभाषा है वो याद रखिएगा कि कृत्रिम विधियों द्वारा फसलों की वृद्धि एवं उपज बढ़ाने के लिए जल का जो प्रयोग किया जाता है उसे सिंचाई कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद रखना है। सिंचाई के उद्देश्य क्या होते हैं? फसल उत्पादन में वृद्धि हेतु, फसल की वृद्धि हेतु और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए यहाँ पे सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, सिंचाई के महत्व क्या हैं? याद रखिएगा, पौधों के प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन के लिए ये आवश्यक होता है। पौधों को खाद्य पदार्थ एवं खनिज लवण पानी से ही प्राप्त होते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ पानी में घुलकर ग्लूरोम द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। सिंचाई की ये महत्व हो गए। नेक्स्ट देखेंगे सिंचाई के लाभ क्या हैं। बहुत ही ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि देखिए, हमने यहाँ पे आपको सभी चीजें बताई कि सिंचाई क्या है, सिंचाई के उद्देश्य क्या है, उसके बाद यहाँ पे आपने देखा सिंचाई के महत्व क्या है। अब यहाँ पे सिंचाई के लाभों को देखेंगे। सभी जितने भी आपके पॉइंट हैं, आपके चैप्टर के अंदर जितने भी यहाँ पे टॉपिक है उनको यहाँ पे क्रम से लगाया गया है, जिससे एक बार में आप सभी चीजों को आसानी से सीखते चलें। सिंचाई के लाभ क्या है? मृदा की नमी जो है वो बरकरार रहती है, जंगली घास कम उगती है, पोषक तत्वों को पौधों में पहुंचने हेतु जल आवश्यक होता है और धूल से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण होता है। ये सभी सिंचाई के लाभ हैं। नेक्स्ट देखेंगे सिंचाई के उद्देश्य। अभी हमने सिंचाई के उद्देश्य देखे, जिसमें से एक या दो ही उद्देश्य थे। अभी यहाँ पे हम पूरे उद्देश्यों को यहाँ पे देखेंगे कि वर्षा जल का अपर्याप्त होना सिंचाई का उद्देश्य है। वर्षा जल सही से नहीं हो रही है तो हम यहाँ पे सिंचाई के द्वारा खेतों में पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचा सकते हैं। वर्षा का असमान वितरण। वर्षा आप देखते हैं कि कभी वर्षा कम होती है या कभी अधिक हो जाती है, तो वर्षा का असमान वितरण के कारण पौधों में पानी एक समान रूप से पहुंचाने के लिए सिंचाई का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रबी एवं जायद की फसलों हेतु। रबी एवं जायद की जो फसलें होती हैं इसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है और ये फसलें गर्मी में बोई जाती हैं, इसलिए इनके लिए सिंचाई की यहाँ पे आवश्यकता होती है। जीवाश्म को सड़ाने हेतु, जो भी खेतों में आपने देखा होगा जीवाश्म तथा खरपतवार जो होते हैं उनको सड़ाने के लिए भी यहाँ पे सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। पाले से रक्षा हेतु, सर्दियों में आपने देखा होगा, सर्दियों में जो यहाँ पे कोहरा पड़ता है तो खेती में पाले लगने का डर रहता है। पाले लगने से जो फसलें होती हैं वो यहाँ पे खराब हो जाती हैं, इसलिए पाले लगने से बचाव करने के लिए उस खेत में यहाँ पे सिंचाई अर्थात पानी भर दिया जाता है, जिससे जो भी फसल बोई होती है उसमें यहाँ पे पाला नहीं लगता और उसकी यहाँ पे रक्षा होती है। नेक्स्ट है कीड़ों से रक्षा के लिए, पौधों के लिए आवश्यक नमी की पूर्ति के लिए। पौधों के जो भी फसल खेतों में बोई हुई है उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी रहे, इसके लिए यहाँ पे सिंचाई की जाती है। ये सभी आपके सिंचाई के उद्देश्य हो गए। इन सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है। आप यहाँ पे यदि यहाँ पे आपको लांग में आता है कि सिंचाई के उद्देश्य क्या है, तो आप ये जितने पॉइंट लिखे गए हैं इनको आप हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं और इसके अंदर इनका विस्तार रूप से आप वर्णन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको सभी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं, पॉइंट टू पॉइंट भी बताया जा रहा है और उनका विस्तार भी बताया जा रहा है कि ये सभी चीजें क्या हैं। नेक्स्ट है सिंचाई की विधियां। अभी आपने देखा था बुआई की विधियां क्या कितनी थी, अब यहाँ पे देखेंगे सिंचाई की विधियां क्या क्या होती हैं। सिंचाई की विधियों में सबसे पहला आता है प्रवाह विधि। पूरे खेत में तब तक पानी दी जाती है जब तक कि पानी पूरे खेत में समान रूप से न फैल जाए, इसे प्रवाह विधि कहते हैं। आपने खेतों में देखा होगा, इस प्रकार से ये खेत है और गेहूं जब बोया जाता है तो गेहूं बोने के बाद इसमें पानी लगाया जाता है। तो प्रवाह विधि जो होता है, गेहूं खेत में मान लीजिए पानी लगाना है तो जहां पे ऊंचाई में इस प्रकार से खेत के ऊंचाई में पानी की जो पानी होता है वहां पे इसका सोर्स जो होता है जहां से पानी आता है वो एक स्थान पे इस प्रकार से रख दिया जाता है और यही पानी पूरे खेत में इस प्रकार से फैल जाता है और समान रूप से सभी जगह पूरे खेत के अंदर फैल जाता है। तो ये प्रवाह विधि के अंतर्गत आता है। पूरे खेत में तब तक पानी दी जाती है जब तक कि पानी पूरे खेत में समान रूप से न फैल जाए।
नेक्स्ट है क्यारी विधि। क्यारी विधि, इसमें सिंचाई के लिए क्यारियां तथा बरहे बनाए जाते हैं। क्यारी विधि का उपयोग उन फसलों में किया जाता है जो फसलें क्यारी युक्त बोई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे मूली, गाजर या आलू, इस प्रकार की जब फसलें बोई जाती हैं, या फिर हम यहाँ पे अन्य फसलें जो भी बोते हैं वो क्यारी के द्वारा इस प्रकार से बोते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से क्यारियां बना दी जाती हैं और बीच में ये जगह छोड़ दी जाती है। तो क्या इसमें हमने क्यारियों में यहाँ पे फसल बो दिया, ये जो बीच में जगह छोड़ी गई है इसमें यहाँ पे पानी लगा दिया जाता है, जिससे जो पानी होता है वो इस तरफ भी क्यारी में पहुंचता है, इस तरफ भी पहुंच जाता है और फसल भी खराब नहीं होती। तो यहाँ पे ये क्यारी भी होती है कि इस सिंचाई के लिए क्यारियां या बरहे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कूड़ विधि। इसमें पानी पंक्तियों में बोई गई फसल की 2 कूड़ के बीच में बनाई गई नालियों में दी जाती है। याद रखिएगा, कूड़ विधि जो होती है इसमें पानी पंक्तियों में बोई गई फसल की 2 कूड़ के बीच में बनाई गई नालियों में दी जाती है। नेक्स्ट है द्रोणी एवं वलय विधि। बाग बगीचे तथा बड़े पौधों के लिए ये प्रयोग की जाती है, द्रोणी एवं वलय विधि। नेक्स्ट है छिड़काव विधि। फुलवारियों में सिंचाई के लिए छिड़काव विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ड्रिप विधि। इसमें पानी पाइपों द्वारा सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचा दिया जाता है, ये ड्रिप विधि के द्वारा होता है। ये सभी सिंचाई की विधियां हैं, आपको इनको याद रखना है, जिसमें प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कूड़ विधि, छिड़काव और ड्रिप विधि याद रखना है। ये कई बार परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कृषि के यंत्र कौन कौन से हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पटेला। पटेला को यहाँ पे हमारे यहाँ पाटा के नाम से भी जाना जाता है, तो आपसे आ सकता है कि पटेला क्या है या पाटा क्या है, दोनों नाम याद रखिएगा। लकड़ी के समतल तख्ते से बना होता है। ये लकड़ी का इस प्रकार से एक भाग होता है, इस प्रकार से बना होता है और ये बिल्कुल समतल होता है, एक आयताकार भाग आप समझ सकते हैं। दोनों किनारों के पास एक एक कुंडी होती है। यहाँ पे दोनों किनारों के पास इस प्रकार से कुंडी होती है। मिट्टी के भुरभुरी भूमि समतीकरण में प्रयुक्त होता है। छिटकावा बीजों को ढकने में प्रयुक्त होता है। ये जो कुंडियां होती हैं ये ट्रैक्टर में जोड़ दी जाती हैं। और यहाँ पे ये जो पाटा होता है, जब खेत की जुताई की जाती है और उसमें जो भी मिट्टी के बड़े बड़े से यहाँ पे जो टुकड़े होते हैं उनको समतल या बराबर करने के लिए ये पाठक प्रयोग किया जाता है, जिससे जो खेत होता है वो बिल्कुल बराबर और समतल हो जाता है। छिटकावा बीजों को ढकने के लिए भी इस पाठा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बीज बोने के बाद यहाँ पे पाठा दे दिया जाता है, जिससे जितने भी बीज होते हैं वो यहाँ पे ढक जाते हैं। तो यहाँ पे पटेला या पाठा याद रखिएगा, ये लकड़ी के समतल तख्तल का बना होता है। इसके दोनों किनारों के पास एक एक कुंडी लगी होती है। ये मिट्टी को भुरभुरी व भूमि समतीकरण में प्रयुक्त किया जाता है, साथ में छिटकाव बीजों को ढकने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बखर या बखर जिसे बोलते हैं। ये क्या है? 50 से 65 सेंटीमीटर लोहे की चौड़ी पट्टी होती है जो भूमि समतीकरण में प्रयुक्त होती है। घास काटने में, मिट्टी को पलटने में बखर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेक। रेक की इमेज देख सकते हैं, ये रेक इस प्रकार से दिखता है। जुताई के समय निकली हुई घास को एकत्र करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मिट्टी के समतीकरण में भी इसका प्रयोग करते हैं। साथ में झुके हुए दांत, बांस का डंडा इसमें लगा होता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये झुके हुए दांत नीचे लगे हुए थे और बांस का डंडा यहाँ पे ऊपर इस प्रकार से लगा होता है और इसे हम रेक कहते हैं। तो रेक का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो आप लिख सकते हैं, ये झुके हुए दांत, इसमें झुके हुए दांत और बांस का डंडा लगा होता है। ये जुताई के समय निकली हुई घास को एकत्र करने के काम आता है। साथ में मिट्टी के समतलीकरण में भी इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे देसी हल। देसी हल जानते हैं कि आप बैलों के द्वारा जब जुताई की जाती थी, देसी हल का प्रयोग बहुत ही अधिक होता था, जो इस प्रकार से दिखता था, आप इमेज में देख सकते हैं। ये एक साधारण हल होता है, 7 से 10 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी भेजता है, लकड़ी का बना होता है तथा हत्था प्रयुक्त होता है। बैलों द्वारा इसे खींचा जाता है। देसी हल के ये सभी पॉइंट याद रखिएगा कि ये एक साधारण हल है जो कि लकड़ी का बना होता है और इसके ऊपर एक हत्था प्रयुक्त होता है और इसे बैलों द्वारा खींचा जाता है तथा ये 7 से 10 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी को भेजता है या फिर खोदता है। नेक्स्ट देखेंगे मेस्टन हल। याद रखिएगा, उन्नतशील हल वर्तमान में अधिक प्रयुक्त होता है। वर्तमान समय में मेस्टन हल का प्रयोग बहुत ही अधिक हो रहा है। उन्नतशील हल वर्तमान में अधिक प्रयुक्त होता है। मिट्टी पलटने का यहाँ पे ये कार्य करता है। साथ में ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे के मिट्टी को ऊपर ये लाता है। मेस्टन हल को याद रखिएगा, ये ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर लाता है, मिट्टी पलटने का कार्य करता है तथा ये वर्तमान समय में एक उन्नतशील हल है और वर्तमान में इसका अत्यधिक प्रयुक्त होता है। ये आपका मेस्टन हल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे फावड़ा।
फावड़ा की इमेज आप ये देख सकते हैं, ये फावड़ा है लकड़ी का। इसमें ये देखिए ऊपरी सिरे में लकड़ी का हत्था लगा होता है, नीचे लोहे का ये बना होता है। एक किनारा पतला व धारदार होता है, इसका एक किनारा देखेंगे ये पतला व धारदार है। मिट्टी को काटने व उठाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फावड़ा याद रखिएगा, लकड़ी का इसमें हत्था लगा होता है, लोहे का बना होता है तथा एक किनारा पतला व धारदार होता है। मिट्टी को काटने व उठाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर आप सभी लोग जानते हैं, ये आप देख सकते हैं ट्रैक्टर की इमेज है। आधुनिक डीजल चलित यंत्र है ये। हल एवं पाटा लगा होता है इसमें। खेत की जुताई हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। ट्रैक्टर के विषय में आप लिख सकते हैं कि ये एक आधुनिक डीजल चलित यंत्र है। खेत की जुताई, बुआई व कटाई में इसका प्रयोग बहुत ही अधिक होता है। हल एवं पाटा इसमें लगा होता है। ये आपकी ट्रैक्टर की विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट देखेंगे हैरो। हैरो याद रखिएगा, हैरो आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसकी इमेज होती है, आप देख सकते हैं। पतले और लंबे आकार के नुकीले कांटे होते हैं जो लकड़ी के ढांचे में लगे रहते हैं। पानी बरसने पर पपड़ी तोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। खरपतवार निकालने में प्रयोग करते हैं। साथ में मिट्टी को भुरभुरी करने में और गोबर की खाद के ढेर को बिखेरने में भी हैरो का प्रयोग किया जाता है। हैरो याद रखिएगा, पतले और लंबे आकार के नुकीले कांटे लगे रहते हैं इसमें, जो कि लकड़ी के ढांचे में लगा रहता है। ये जो ऊपरी सिरा होता है ये लकड़ी का ढांचा होता है और यहाँ पे नुकीले कांटे इस प्रकार से लगे होते हैं। पानी बरसने पर पपड़ी तोड़ने में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। साथ ही साथ खरपतवार निकालने में, मिट्टी को भुरभुरी करने में और गोबर की खाद के ढेर को बिखेरने में हैरो का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर याद रखिएगा, इसके कांटे लंबे, सिर पर मुड़े होते हैं। ये आप देख सकते हैं, जिसे हल भी बोला जाता है, ये कल्टीवेटर भी इसमें कह सकते हैं कि इसके कांटे लंबे होते हैं। ये कांटे आप देख सकते हैं लंबे होते हैं, सिर पर ये मुड़े भी होते हैं। कांटों की दूरी को कम अधिक कर सकते हैं। साथ में खेत में मिट्टी भुरभुरी करने, खाद मिलाने में उपयोगी होता है। ये कल्टीवेटर के काम होते हैं। नेक्स्ट है डिबलर। डिबलर क्या होता है? तो डिबलर कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति आप देख सकते हैं, ये डिबलर है। रबी के फसल के बीज बोने का ये एक यंत्र होता है। लकड़ी और लोहे का बना होता है। यहाँ पे देखेंगे नीचे का भाग यहाँ पे लोहे का और ऊपर का ये भाग यहाँ पे लकड़ी का बना होता है। समान दूरी पर खुंटियाँ बनी होती हैं इसके। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे इस प्रकार से खुंटियाँ बनी हुई हैं, ये समान भाग से बनी होती हैं। इसके पकड़ने का तरीका ये होता है, यहाँ पे ये दोनों हाथों से पकड़ा जाता है, नीचे पहिया लगा होता है, ये जमीन में चलता है और इसके द्वारा यहाँ पे बीजों को बोया जाता है। तो ये आपके डिबलर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कीटनाशक। कीटनाशक क्या है? परिभाषा है, जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कीट मारने के लिए किया जाता है उन्हें हम कीटनाशक कहते हैं। परिभाषा को याद रखिएगा, सीधे आपको यही परिभाषा लिखना है पॉइंट टू पॉइंट। जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कीट मारने के लिए किया जाता है उन्हें कीटनाशी कहते हैं। जैसे इसमें सी, डिस्टन, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, हानिकारक जीवों को पीड़क या फिर पेट्स कहते हैं। जैसे आपके कीट हो गए, चूहे हो गए, पक्षी हो गए। इनसे सुरक्षा के लिए जिन रसायनों का छिड़काव करते हैं उसे पीड़कनाशी कहते हैं। कीटनाशी और पीड़कनाशी में थोड़ा सा डिफरेंट है कि जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कीट मारने के लिए किया जाता है उन्हें कीटनाशी कहते हैं। वहीं पे जो हानिकारक जीव होते हैं या हम कह सकते हैं हानिकारक जीवों को नष्ट करने के लिए जिन रसायनों का हम प्रयोग करते हैं या छिड़काव करते हैं उन्हें हम पीड़कनाशी कहते हैं। नेक्स्ट है चूहानाशी। चूहानाशी आप सभी को पता है, रेड किलर। इनका प्रयोग चूहे मारने में किया जाता है। जैसे जिंक फास्फाइड हो गया या वारफेरिन हो गए, ये सभी चूहानाशी के अंतर्गत आते हैं। आपको सभी याद रखना है कि कीटनाशी क्या है, पीड़कनाशी क्या है, चूहानाशी क्या है। नेक्स्ट आता है गैमसीन क्या है। गैमसीन एक शक्तिशाली कीटनाशक है। ये श्वेत चूर्ण होता है। इसका प्रयोग मच्छर, कूड़ा करकट, पांस, कंपोस्ट आदि के कीड़ों को मारने में किया जाता है। गैमसीन याद रखिएगा, गैमसीन एक शक्तिशाली कीटनाशक है। ये श्वेत चूर्ण का होता है। इसका प्रयोग मच्छर, कूड़ा करकट और पांस, कंपोस्ट आदि के कीड़ों को मारने में गैमसीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण पर कीटनाशकों के दुष्प्रभाव क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जैसे चूहों को मारने के लिए या खेतों में कीटों को मारने के लिए हम यहाँ पे कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, तो इनके कुछ लाभ भी हैं तो इनके कुछ हानियां भी होती हैं। उन्हीं हानि को अर्थात दुष्प्रभाव को यहाँ पे देखेंगे। ये मिट्टी, पानी, वनस्पतियों को दूषित करते हैं।
इनके अधिक उपयोग से मिट्टी के विस्फोट होने के कारण उसमें रहने वाले कीट प्रभावी होते हैं। याद रखिएगा, यदि हम खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो उसमें जो भी उर्वरक शक्ति होती है वो यहाँ पे नष्ट हो जाती है। साथ में खेतों में मौजूद जो भी कीट होते हैं जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। ये पक्षियों के उत्कों को प्रभावित करते हैं। ये मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु को नष्ट करते हैं। याद रखिएगा, मिट्टी में जो यहाँ पे जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करते हैं उनको यहाँ पे ये नष्ट करते हैं। डीडीटी इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन इसका फुल फॉर्म होता है। डीडीटी से वायु प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है। ये पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसका प्रभाव खाद्य श्रृंखला पर भी पड़ता है। पर्यावरण पर कीटनाशकों के दुष्प्रभाव आपने जाना कि ये मिट्टी, पानी और वनस्पतियों को दूषित करते हैं। इसको आप 3 लाइनों में भी लिख सकते हैं कि ये मिट्टी को दूषित करते हैं, पानी को दूषित करते हैं या पानी को जहरीला करते हैं, साथ में वनस्पतियों को दूषित करते हैं। इनके अधिक उपयोग से मिट्टी के विस्फोट होने के कारण उसमें रहने वाले जीव जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। पक्षियों के उत्कों को प्रभावित करते हैं। ये मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु को नष्ट करते हैं। साथ में डीडीटी के अधिक प्रयोग से वायु प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है तथा अधिक कीटनाशकों के प्रभाव से पौधों की वृद्धि को ये प्रभावित करते हैं और खाद्य श्रृंखला पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, तो शॉर्ट में आप इसे याद रख सकते हैं कि मिट्टी का जो कटाव होता है उसे मृदा अपरदन कहा जाता है। याद रखिएगा, मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। या इसकी परिभाषा है मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन की परिभाषा याद रखिएगा, मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट है, ये तेज आंधी, तूफान एवं वर्षा जल द्वारा होता है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यदि आंधी बहुत तेज आता है या बहुत तूफान आती है तो जो धूल होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, तो इसके द्वारा भी धूल के द्वारा मृदा अपरदन होता है। साथ में वर्षा के द्वारा अधिक वर्षा होने के कारण मिट्टी का जो कटाव होता है वो मिट्टी धीरे धीरे कटती रहती है और बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती है, तो वर्षा के जल के द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन के कारण क्या हो सकते हैं। मृदा अपरदन किन कारणों से वर्तमान समय में हो रहा है। मृदा अपरदन का अर्थ यहाँ पे आपने जाना, मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। उसकी परिभाषा आपने यहाँ पे देखी, साथ में यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल भी देखा कि ये तेज आंधी, तूफान एवं वर्षा के जल के द्वारा होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मिट्टी के कटाव या मृदा अपरदन के कारण क्या है। सबसे पहला कारण है वनों की कटाई। वनों की अत्यधिक कटाई के कारण जो जड़ें होती हैं पेड़ों की वो मिट्टी को बांधे रखती हैं, किंतु वनों की कटाई के कारण मृदा अपरदन बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है। नेक्स्ट है वर्षा की अधिकता, अर्थात वर्षा यदि किसी क्षेत्र में अधिक मात्रा में हो रही है तो स्वाभाविक है कि वहां पे बाढ़ आने की संभावना अधिक रहती है, जिसके कारण यहाँ पे मृदा अपरदन बहुत ही तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट है भूमि का ढलान रूपी होना। यदि कहीं की भूमि जो है ढलान रूपी है तो वहां पे जब वर्षा होगी तो वहां पे पानी बहकर आएगा, तो वो पानी अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाएगा, इससे भी मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट है तीव्र गति की हवाएं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आंधी या तूफान में तीव्र गति की हवाएं चलती हैं, तो जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है, बिल्कुल पतली परत जिसे हम धूल के नाम से जानते हैं, वो धूल को अपने साथ उड़ा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, तो तीव्र गति की हवाओं के कारण भी मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट है वनों में आग लगना। वनों में आग लगने से भी मृदा अपरदन होता है, क्योंकि वनों में यदि आग लग जाती है तो वहां के जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उनकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को जो बांधे रखती हैं वो उनको छोड़ देती हैं, और जब भी वर्षा होती है तो वो मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाती है। तापमान परिवर्तन के साथ भी मृदा का अपरदन होता है। पशुओं के अत्यधिक चरने से भी मृदा का अपरदन होता है। नदियों की बाढ़ से कटाव में, नदियों को आपने देखा होगा, नदियां अपने किनारों की जो मिट्टी होती है वो काट कर ले जाती है। यदि नदियों में बाढ़ आ जाती है तो बहुत तीव्रता के साथ नदियों के जो किनारे होते हैं उसकी मिट्टी को वो काटते ले जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय में मिट्टी की जो नदियों के जो किनारे होते हैं उसमें बोरियों में यहाँ पे बालू भर के रख दी जाती है, जिससे मिट्टी के कटाव कम से कम हो सके। मिट्टी की प्रकृति पर कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन हो रहा है और कुछ मानवीय क्रियाओं के द्वारा मृदा अपरदन हो रहा है। तो आपने यहाँ पे मृदा अपरदन के इतने सारे यहाँ पे कारणों को जाना। इन सभी कारणों को आपको याद रखना है क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट है मृदा अपरदन रोकने के उपाय। अभी आपने देखा कि मृदा किस कारण से कटती है, अब यहाँ पे देखेंगे कि मृदा को किस प्रकार से रोका जा सकता है। भूमि को समतल बनाकर जल का वेग कम किया जा सकता है। जैसे कोई भूमि, मान लीजिए ये कोई भूमि है और ये इस प्रकार से ढलान में ये भूमि यहाँ पे इस प्रकार से स्थित है, तो इस भूमि को यदि समतल बना दिया जाए तो और जल का वेग कम कर दिया जाए तो यहाँ पे मृदा अपरदन को यहाँ पे रोक सकते हैं। नेक्स्ट है छोटे छोटे बांध बनाकर जल को रोका जा सकता है। जैसा कि आपको जानते हैं कि नदियों में बहुत अधिक बाढ़ आ जाती है, तो वहां पे छोटे छोटे बांध बनाकर उस जल को वहां पे रोका जा सकता है। खेतों के चारों तरफ मेड़बंदी करके, जो भी खेत इस प्रकार से समतल होते हैं उनके चारों इस प्रकार से एक यहाँ पे मेड़ बना दी जाती है। मेड़ क्या होता है कि मिट्टी को यहाँ पे मिट्टी इस प्रकार से लगा दी जाती है, ऊंचाई हल्की सी ऊंचाई कर दी जाती है, तो इसे मेड़ बोला जाता है, जो कि मिट्टी के कटाव और पानी बाहर जाने से रोकता है। और ये कार्य यहाँ पे खेत के चारों तरफ इस प्रकार से मेड़ बना दी जाती है, अर्थात मिट्टी को ऊंचाई से यहाँ पे लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है अधिक पशुचारण पर रोक लगाई जाए। खेतों में अधिक जो पशुचारण होता है, अर्थात अधिक जानवर जो चरने जाते हैं, उन पे यहाँ पे रोक लगा देनी चाहिए। खेत में ढलान के प्रतिकूल जुताई की जाए, फसलों को बदलकर बोए जाए, कटाव क्षेत्र के आसपास झाड़ियां तथा घास की रोपाई की जाए। जहां पे मिट्टी कटाव अधिक हो रही है या वहां पे हम घास या फिर झाड़ियों को वहां पे हम लगा सकते हैं, जिससे मिट्टी अपरदन को यहाँ पे रोका जा सकता है। नेक्स्ट है जलीय अपरदन। यहाँ पे अभी आपने देखा मिट्टी अपरदन क्या था, अब यहाँ पे देखेंगे जलीय अपरदन। जल या बाढ़ द्वारा मिट्टी के कटाव को जलीय अपरदन कहते हैं। ये तेज वर्षा से बलुई मिट्टी का कटाव सबसे अधिक करती है और चिकनी मिट्टी का अपरदन सबसे कम करती है। याद रखिएगा, जलीय अपरदन के द्वारा अर्थात जल के द्वारा यहाँ पे बलुई मिट्टी जो होती है इसका अपरदन सबसे अधिक होगा और चिकनी मिट्टी का अपरदन सबसे कम होता है। जलीय अपरदन के प्रकार क्या है, तो वर्षा बूंद अपरदन, अवनालिका अपरदन, बीहड़ अपरदन, हिमनद अपरदन, अल्पसरिता अपरदन, परत अपरदन, नदी तट अपरदन और भूसंकलन अपरदन, ये सभी जलीय अपरदन के प्रकार हैं। इसी के साथ आज का आपका ये फसल टॉपिक जो था ये यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत ही बेहतर तरीके से सभी चीज़ों को एक क्रमबद्धता के रूप में यहाँ पे आपको बताया गया है, जिससे सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाए। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सके। और एक बात का याद रखना, डीएलएड में जो भी परिभाषाएं आती हैं वो आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, जिससे एग्जामिनर वहां पे पूरे नंबर देता है। यदि अपनी ओर से कोई चीजें बनाकर लिखते हैं तो वहां पे भी नंबर आपको बहुत ही कम मिलते हैं या फिर एक भी नंबर नहीं दिए जाते हैं। इसी कारण होता है कि अधिक छात्रों की बैग लगती है। इसलिए अभी आपके पास कम से कम 2 महीने से अधिक का समय है, तो अभी आप तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। आसानी से आप सभी चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।